नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी में नदी अपवाह तंत्र। और नदी अपवाह तंत्र में हमने अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां पढ़ी, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां पढ़ी। आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां। आप जानते हैं कि राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 60% भाग है, 60% भाग है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत वे नदियां आती हैं जो अपना जल किसी सागर या महासागर में ना ले जाकर राजस्थान के दौरों में विलुप्त हो जाते हैं या फिर किसी झील में जाकर गिर जाती हैं। उन नदियों को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों में कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, उनमें एक नदी तो है घग्गर नदी। इसके बाद आप देखोगे कांतली नदी, इसके बाद काकनी या काकने या मसूरदी नदी, इसके बाद आप देखोगे साबी नदी, इसके बाद आप देखोगे मैंथा नदी, इसके अलावा आप देखोगे रूपनगढ़ नदी, इसके अलावा आप देखोगे रूपा रेल नदी। ये कुछ वो प्रमुख नदियां हैं जिनको हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले घग्गर नदी को लेकर। तो देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये राजस्थान का उत्तरी भाग है और राजस्थान के उत्तरी भाग में आप देखोगे ये जो जिला है ये है गंगानगर और ये जिला है ये है हनुमानगढ़। तो इन दो जिलों को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्लियर? ये राजस्थान की कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ये कौन सा जिला है? गंगानगर। और ये कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। क्लियर? इधर ये देखो, ये हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणियां हैं? शिवालिक श्रेणियां। क्लियर? ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणियों में ये कालका की पहाड़ियाँ हैं, कालका की पहाड़ियाँ। और यहाँ से उद्गम होता है कौन सी नदी का? घग्गर नदी। तो आपसे पूछा जाए घग्गर नदी का उद्गम स्थल, तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणियों में स्थित कालका की पहाड़ियों से निकलती है घग्गर नदी। फिर हम बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो ये हिमाचल प्रदेश के बाद ये बहती है हरियाणा में, हरियाणा के बाद राजस्थान में, और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र केवल दो ही जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो देखो, हमने बात की बहाव क्षेत्र। तो आपने देखा इसका बहाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र आपने देखा, एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़, केवल दो ही जिलों में है। क्लियर? अब सुनो, जब कभी ये नदी उफान पर होती है, हालांकि ध्यान रखना घग्गर नदी है ये बरसाती नदी है, लेकिन जब उफान पर होती है तो इसका जल है वो कभी कभी गंगानगर को भी पार करते हुए और पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में वो अंत तक अपना जल अब तक कहाँ तक ले गया है? फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक 1996 में 1996 में अंतिम बार ये नदी अपना जल फोर्ट अब्बास तक ले गई थी। क्लियर? अब सुनो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। राजस्थान के कितने जिलों में? 2 जिलों में। अब ये नदी राजस्थान के अलावा अपना जल पाकिस्तान में भी ले जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, घग्गर नदी पाकिस्तान में अपना जल कहाँ तक ले जाती है? तो आप क्या कहोगे? फोर्ट अब्बास तक। अब देखो, ये 2 देशों के बीच बह गई ये नदी,
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? घग्गर नदी इंटरनेशनल रिवर है राजस्थान की। क्लियर? अब सुनना ध्यान से मेरी बातें, यहाँ से कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछ लेता है इसका राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, तो आप क्या कहोगे? इस नदी का राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में, टिब्बी तहसील के तलवाड़ गांव में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। जिला पूछा हनुमानगढ़ प्रवेश को लेकर, तहसील पूछी टिब्बी, गांव पूछा तलवाड़ गांव। क्लियर? अब सुनो, घग्गर नदी के कुछ अन्य नाम हैं। घग्गर नदी, इसके अन्य नाम ध्यान से सुनना। इसे द्रसदती नदी भी कहते हैं, इसे सौतर नदी भी कहते हैं। और ये जो घग्गर नदी है ये वैदिक काल की कौन सी नदी के अवशेष के रूप में बहती है, तो आप क्या कहोगे? सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में बहती है। और ये जो सरस्वती नदी है ये अपना जल अरब सागर में ले जाती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं ले जा पा रही। इस तरह से घग्गर नदी को हम रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित नदियों के बारे में मैंने बताया था, वह नदी जो किसी समय अपना जल सागर या महासागर में ले जाती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं ले जा पा रही हो, इस तरह की नदियों को रुंडित नदियाँ कहते हैं। क्लियर? अब सुनो, ये तो अपन ने इसके अन्य नामों को लेकर बात की ली। ये ध्यान रखना, ये कौन सी नदी के अवशेष के रूप में बहती है? क्या कहोगे? सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में बहती है। ठीक है? अब सुनो, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में ये कौन सा दुर्ग है जो स्थित हुआ है, तो आप क्या कहोगे? हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे भटनेरगढ़ दुर्ग, तो भटनेरगढ़ दुर्ग है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप क्या कहोगे? घग्गर नदी के किनारे। अब सुनो, घग्गर नदी का जो परवा क्षेत्र है, तल है, इसको गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में किस नाम से जानते हैं? आप क्या कहोगे? नाली के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। नाली किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल भी है। क्लियर? और नाली इसके परवा क्षेत्र को भी कहते हैं। अब ध्यान से सुना, आगे बात करते हैं। हनुमानगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वो इस नदी के तल से नीचे बसा हुआ है। ठीक है? सुनना ध्यान से, यहाँ से 2-3 बातें और। गंगानगर के इधर और हनुमानगढ़ के इधर ये चूरू जिला है, और गंगानगर के इधर ये बीकानेर है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, और वो जिले हैं चूरू और बीकानेर। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है? अब सुनो, इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है, और वो सभ्यता कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? ध्यान रखना, जो राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है, या राजस्थान की पहली सभ्यता जिसे हम जानते हैं कालीबंगा सभ्यता के नाम से, कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। क्लियर? कौन सी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ से एक इसकी लंबाई को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या कहोगे? 465 किलोमीटर लंबी है ये नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है? 465। ठीक है? अब देखो, इसके बाद घग्गर के बाद हम बात करेंगे कौन सी नदी की लेकर? कांतली नदी को लेकर बात करेंगे। ठीक है? कौन सी नदी को? कांतली। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है।
अब यहाँ से सुनो, घग्गर नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। अब सुनो, आइए बात करते हैं कांतली नदी को लेकर। तो कांतली नदी को लेकर यदि बात करेंगे तो 3 जिलों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो ध्यान रखना। और बेसिकली तो 2 ही जिले हैं वैसे तो, ये तो है सीकर, और इधर देखोगे ये कौन सा जिला है? झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सीकर जिले में देखो हम बात किस नदी की कर रहे हैं? कांतली नदी। ठीक है, सीकर जिले में ये खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ, और यहाँ से उद्गम होता है कांतली नदी का। तो आपसे कांतली नदी का उद्गम स्थल पूछे खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर जिले। फिर पूछे बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र 2 ही जिलों में है, सीकर और सीकर के बाद झुंझुनू। और जैसे ये चूरू की सीमा पर जाती है वैसे विलुप्त हो जाती है। तो इसकी लंबाई है वो 100 किलोमीटर से 135 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, अब सुनो, पूर्ण रूप से राज्य में बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। वैसे सीधा पूछा कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। लेकिन घग्गर केवल राजस्थान में नहीं बहती, राजस्थान से बाहर भी बहती है। अब पूछे कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। इसी कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, इस गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो कांतली नदी के किनारे। और झुंझुनू में सुनारी सभ्यता, झुंझुनू में सुनारी सभ्यता का विकास है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ? कांतली नदी के किनारे हुआ। ठीक है, यहाँ से कांतली को लेकर ये 2-3। इसके बाद मैं आपसे बात करूँ काकने या मसूरदी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? काकने या मसूरदी नदी। इसको लेकर यदि बात करूं तो सिर्फ एक जिले की आवश्यकता हमें, और वो जिला कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? केवल जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में देखो, ये जैसलमेर जिले में ये कौन सा गांव है? कोठारी गांव। और इस कोठारी गांव से उद्गम होता है काकने या मसूरदी। और ये लगभग यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर बहने के पश्चात बुझ झील में जाकर गिर जाती है। और इसका भाव क्षेत्र केवल और केवल जैसलमेर जिले में है। वर्तमान में ये सभ्यता ये नदी है लगभग पूर्ण रूप से लुप्त नदी है, यानी कि इसके अवशेष भी वर्तमान में दिखाई नहीं देते हैं। तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की कौन सी नदी लुप्त प्राय नदी है? क्या कहोगे? काकने या मसूरदी नदी। ठीक है, तो हमने 3 नदियों की बात की है। अब आगे और देखते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कोई मैटर है नहीं कि हम उसको लेके बैठे रहें। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको आप समझने की कोशिश करो। इसके बाद हम देखो बात करते हैं साबी नदी की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनना। साबी नदी को समझने के लिए हम बिल्कुल राजस्थान का थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जो ज़िला है ये जयपुर ज़िला है, और ये जो ज़िला है ये है अलवर ज़िला है। हम बात कर रहे हैं साबी नदी की। कौन सी नदी? साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर ज़िले में सेवर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आप क्या कहोगे? साबी नदी का
उद्गम होता है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं बहाव क्षेत्र। जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, और फिर ये चली जाती है हरियाणा में, और हरियाणा में पटौदी, पटौदी के पास जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस तरह से ये राजस्थान और हरियाणा में बहती है। और ये नदी मुख्य रूप से अलवर ज़िले की प्रमुख नदी, तो आपसे पूछे कि अलवर ज़िले की प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? साबी नदी। अब देखो जयपुर ज़िले में इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ। तो आपसे पूछे जोधपुरा सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? साबी नदी के किनारे, जयपुर ज़िले में। इसके बाद देखो मेंथा नदी। अब मेंथा नदी की बात कर रहे हैं तो यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जयपुर ज़िले में ये जयपुर है, ये सीकर है, ये नागौर है और ये अजमेर है। यहीं पे हम दो नदियां पढ़ लेंगे। ये कौन सा ज़िला है? सीकर। ये कौन सा ज़िला है? नागौर। और ये कौन सा ज़िला है? अलवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेंथा। मेंथा नदी का उद्गम स्थल जयपुर ज़िले में। ये देखो जयपुर ज़िले में ये है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, और इन मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? मेंथा नदी। अब देखो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये आप डायग्राम में देखो सीधी गई सीकर, सीकर के बाद नागौर, और यहाँ पर देखोगे आप ये सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील। और ये आकर सीधी किस में गिर जाती है? सांभर झील में गिर जाती है। इस तरह से मेंथा नदी इन 3 जिलों में बहती है, और मेंथा नदी अंततः अपना जल कहाँ ले जाती है? सांभर झील में। और आप देखते हैं सांभर झील है, ये जयपुर ज़िले में है, लेकिन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। जयपुर, नागौर और अलवर लिख दिए, माफ करना, जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। ये कौन सी झील है? सांभर झील। क्लियर। इसके बाद देखो हम बात करते हैं रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो नदी है वो अजमेर ज़िले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर ज़िले में बहती हुई अंततः अपना जल ले जाती है सांभर झील में। तो ध्यान रखना, रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल है वो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, कौन सा ज़िला? अजमेर। और ये केवल अजमेर में बहती है, और अंततः अपना जल है वो सांभर झील में ले जाती है। ठीक है। अब इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है, इसका उद्गम स्थल है वो अलवर ज़िले में थानागाजी तहसील की पहाड़ियाँ। थानागाजी तहसील की पहाड़ियाँ, जिला अलवर। अलवर से सीधी ये गई भरतपुर में, भरतपुर, और भरतपुर में इसी नदी के ऊपर मोती झील बनी हुई है। मोती झील जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, वो कौन सी नदी पर बनी हुई है? रूपारेल नदी पर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनको पहचानना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनमें भी 2-3 प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ थी जहाँ से संभावना बनती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। धन्यवाद।